एक प्रश्न आता है निकल कर कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़े हुए, अ, अगर इन सिद्धांतों का आरंभ हुआ था तो कब से हुआ था, कहाँ से हुआ था, किसने किया था? तो इसके बारे में थोड़ा-सा हम आज देख लेते हैं। हालाँकि ये शुरुआती हिस्सा है, लेकिन अ, हमारा ये छूटा हुआ सेक्शन था, पार्ट था, तो इसे हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत का अगर हम आरंभिक चरण देखें या आरंभिक विकास, तो कहते हैं कि आरंभिक विकास जो हुआ था, आधुनिक विचारधारा, ठीक है? आधुनिक विचारधारा जो आई थी, वो आई थी 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी अर्थात कह सकते हैं आप कि लगभग 1700 40-50 के बीच का वो समय था जब प्रथम बार विशेष तौर पर यूरोप के विद्वानों ने खगोलविदों ने सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उन्होंने कुछ अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की और उन्होंने समझाने का प्रयास किया था कि सौरमंडल का अगर जन्म हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, कौन-कौन सी अहम घटनाएं घटित हुई उस दौरान। तो यहाँ पर एक फ्रांसीसी विद्वान का जिक्र आता है जिसे शायद मैं नहीं बताया था। कास्ते द बफन, ठीक है, मैं नाम लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कास्ते द बफन एक क्या थे? खगोलविद थे। खगोलविद थे और कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन के द्वारा ही पहली बार ये हाइपोथेसिस या परिकल्पना रखा गया कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है? पृथ्वी एवं सौरमंडल सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी प्रमुख विचार, ठीक है? पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी प्रमुख विचार, अ, प्रमुख को यहाँ काट दीजिए, ये प्रथम लिखिए, त्रुटि बस यहाँ लिखाया। कहा जाता है कि सर्वप्रथम वह कौन सा विद्वान था जिसने पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति की परिकल्पना का प्रतिपादन किया? तो फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन, ठीक है? और इन्होंने कब किया था? तो सन 1745 में, ठीक है? कब किया था? सन 1745। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें तो इतना ही था। थोड़ा सा आपको आगे बढ़ते हुए मैं
लाप्लास की निहारिका परिकल्पना का चित्रित रूप दिखाता हूँ। ठीक है, डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ। छूटा हुआ था, आप शायद बेहतर तरीके से उसको जान समझ पाएँगे। संक्षिप्त रूप में बताऊँगा, लेकिन आप समझ जाएँगे। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप जब सवालों के जवाब लिखते हैं, ठीक है, परीक्षाओं में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई सा भी विषय हो, अगर उसे हम आरेखों के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से अगर हम अपने जवाब तैयार करें, तो निश्चित रूप से वह लिखने के मुकाबले ज़्यादा प्रभावशाली होता है और आपको अंक मिलने की संभावना भी ज़्यादा होगी। तो आपको क्या करना है कि हमेशा जब भी अपने जवाब तैयार करें, हमेशा अधिक से अधिक मात्रा में चित्र या डायग्राम आप अवश्य बनाइएगा। जब लाप्लास की या फिर सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों वाला प्रश्न अगर आता है, मान लीजिए, तो आप उसको डायग्राम के माध्यम से बेहतर तरीके से बनाइएगा, ताकि आपको बेहतर नंबर मिल सके। कहते हैं लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना थी, एक बार दोबारा दोहरा रहा हूँ, 1796 में आई थी, ठीक है? और लाप्लास महोदय कहाँ के थे? फ्रांसीसी विद्वान थे। अब देखिए, कहते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित प्रथम परिकल्पना फ्रांस में ही जन्म ली थी, कास्ते द बफन के द्वारा, और लाप्लास भी फ्रांस के थे। तो फ्रांस का हम कह सकते हैं कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अहम योगदान है। फ्रांस देश के विद्वान काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे और अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते थे, अपने विचार रखते थे कि सौरमंडल का जन्म इस तरीके से हुआ होगा, आज से लगभग 200 से 250 साल पहले। इनकी निहारिका परिकल्पना का जो भी आधार था मैंने बताया था। एक बार थोड़ा हम इसको आ, चित्र के रूप में देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 3 अलग-अलग स्टेज मैं बनाता हूँ, ठीक है? 3 अवस्था में मैं रखूँगा। प्रथम अवस्था में देखिए गोलाकार क्या था? ये था निहारिका। कौन? ये, ठीक है? इसे मैं बिल्कुल इस रूप में बनाता हूँ। ये क्या है? ये है निहारिका। निहारिका के अलावा अ, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? ऊपरी परत। जैसा कि लाप्लास महोदय ने कहा था कि आरंभ में ब्रह्मांड में एक विशाल तप्त निहारिका पाया जाता था, ठीक है? और इस निहारिका निहारिका मतलब गैस का एक बहुत बड़ा गोला। निहारिका का ये ऊपरी लेयर है, ठीक है? इसके बाद हम दूसरे स्टेज पर आते हैं। दूसरा अवस्था जो है, उसमें देखिए एक निहारिका है, ठीक है? इसका ये बाहरी कवर है और इसके बाद सबसे बाहरी परत जो है निहारिका का, वो ये है, ठीक है?
ये वाला क्या है? परत का निहारिका से अलग होना। कहा जाता है कि आरंभ में ये निहारिका था, इसका बाहरी भाग ही अलग हुआ था निहारिका से। यहाँ पर अलग होने का जो तरीका था वो दिखाया गया है। इसके बाद एक तीसरा स्टेज आता है, तृतीय तृतीय अवस्था, थर्ड स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज आता है, उसमें देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या है? ये है निहारिका। ठीक है, और चूंकि ये निहारिका का बाहरी परत था, यहाँ से एक अलग हो गया परत, और ये बाद में गोलाकार स्वरूप ग्रहण कर लिया। ठीक है, ये एक नहीं है बल्कि ऐसे बहुत सारे अन्य क्या थे, गोलाकार स्वरूप थे। ठीक है, ये क्या कहलाए? परत का ग्रहों में परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरीके से निहारिका से निहारिका का बाहरी भाग अलग होता है, और ये समय बीतने के साथ अलग-अलग गोलों में परिवर्तित हो जाता है, गोलाकार टुकड़ों में, और यही समय बीतने के साथ निहारिका का बाहरी परत ग्रह बनता है। इस तरीके से अपना इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम एक और परिकल्पना की बात करते हैं, जो कि होगा रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। हमने चैम्बरलिन और मोल्टन के बारे में देखा, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में भी देखा। रसेल की ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में देखना शेष है, थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। ठीक है, आपने देखा था जेम्स जीन्स की परिकल्पना। ठीक है, उनकी परिकल्पना के बाद संशोधन करके एक नया परिकल्पना आया था, और यह परिकल्पना भी बिल्कुल कह सकते हैं कि जेम्स जीन्स की परिकल्पना थी, बिल्कुल उसी का एक सुधरा हुआ रूप था। थोड़ा सा इन्होंने क्या बताया था उसे देख लेते हैं। परिकल्पना की प्रमुख बातों पे गौर करते हैं एक बार। नंबर 1 पे लिखिए। कहते हैं कि इनके परिकल्पना के अनुसार इन्होंने बताया कि
आरंभ में सौरमंडल में सूर्य के साथ 2 अन्य तारे थे, ठीक है? एक सूर्य का साथी तारा था और एक दूसरा विशालकाय तारा। और इस प्रकार से कुल कितने हुए? 3 तारे हुए और इनके माध्यम से सौरमंडल का जन्म हुआ था। सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या की थी इन्होंने। इनके परिकल्पना में जो और बातें थी जो इन्होंने कहा था, उसे भी देख लेते हैं। कहा जाता है कि सौरमंडल में सूर्य की परिकल्पना अ, परिक्रमा, ये परिकल्पना मैंने लिख दिया, ये परिक्रमा है। कहा जाता है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाला एक साथी तारा था सूर्य का, जो सूर्य का लगातार चक्कर लगा रहा था, ठीक है? ऐसा रसेल महोदय ने कहा। इसके बाद रसेल महोदय ने कहा कि साथी तारे के निकट कहा जाता है कि साथी तारे के निकट एक विशाल तारा आ गया। जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि सूर्य के साथ 2 अन्य साथी तारे थे जो सौरमंडल में सॉरी ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे और उनके निकट अर्थात सूर्य और सूर्य का चक्कर लगाने वाला साथी तारा, उसके पास एक और विशाल तारा आ गया, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ? विशाल तारे के आकर्षण से कहते हैं साथी तारा आकार में विशाल था और अपने आकर्षण शक्ति के प्रभाव से उसने साथी तारे के कुछ हिस्से को अपनी ओर खींचा। अर्थात हम कह सकते हैं कि साथी तारे का कुछ भाग अलग हो गया, ठीक है? इसके बाद इन्होंने कहा कि जो अलग हुआ भाग है, घूमने लगे। कहते हैं कि साथी तारे का कुछ हिस्सा अलग हुआ और विशाल तारे के विपरीत दिशा में घूमने लगा, ठीक है? अर्थात विशाल तारा का घूमने का दिशा ऐसा था, तो जो अलग हुए पदार्थ हैं वो इस मोड में घूम रहे थे वो, ठीक है? ऐसा किसने कहा? रसेल महोदय ने कहा। और साथ ही इन्होंने कहा कि आगे चलकर यही ग्रह बने। ठीक है? ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा रसेल महोदय ने। कहते हैं कि आरंभ में जब ये ग्रह बने तो ये एक दूसरे के निकट थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इनमें दूरियां बढ़ती गई और आज
वर्तमान समय में सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं, उनकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो ऐसे ही है कि धीरे-धीरे वो दूर होते गए। ठीक है? ऐसा इन्होंने कहा था। इसको थोड़ा-सा चित्र के माध्यम से समझिएगा। ये क्या है? ये है सूर्य। ठीक है? और ये क्या है? ये है साथी तारा। ठीक है? ये साथी तारा है और कहते हैं साथी तारा के निकट एक विशाल तारा आया। ठीक है? जब ये विशाल तारा साथी तारे के निकट आया और साथी तारा क्या था? चक्कर लगा रहा था सूर्य का। ठीक है? सूर्य के निकट आने की वजह से सॉरी साथी तारे के निकट आने विशाल तारे के निकट आने की वजह से साथी तारे का कुछ भाग हुआ वो अलग हो गया। ठीक है? यही बाद में लगातार ऐसे-ऐसे राउंड-राउंड चक्कर लगाने लगा और धीरे-धीरे ये गोलाकार स्वरूप ग्रहण किया और बाद में ये ग्रह बन गया, ऐसा कहना था रसेल महोदय का। ठीक है? तो ये था रसेल महोदय का द्वैतारक परिकल्पना। अब इसमें एक आलोचना की जाती है रसेल महोदय के द्वैतारक परिकल्पना में कि विशाल तारे के आकर्षण से साथी तारे से कुछ पदार्थ अलग हुए और वो बाद में ग्रह बने, लेकिन उसके बाद साथी तारा जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहा था, उसका क्या हुआ, कहाँ गया, इसका कोई संतोषजनक समाधान रसेल महोदय नहीं दे पाए। तो इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। बहरहाल वर्तमान समय में कहा जाता है कि ये परिकल्पना और इससे पहले जो भी परिकल्पनाएँ आई थी सौरमंडल की उत्पत्ति को लेकर, ये सारी परिकल्पनाएँ वर्तमान में गलत साबित हो चुकी हैं और जैसे-जैसे नया समय आ रहा है, तो सौरमंडल की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, वो नए सिरे से निकल कर आ रहे हैं और उन सारे सिद्धांतों को जब आप अध्ययन करेंगे, तो पाएँगे कि सौरमंडल की उत्पत्ति इतनी आसानी से नहीं हुई है, काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। तो कल जब हम आएँगे, तो हम देखेंगे मुख्य तौर पर हमारा फ़ोकस रहेगा ऑटो स्मिड का अंतरतारक ध्रुव परिकल्पना और बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है? 2 सिद्धांत पे हम गौर करेंगे, फिर ये वाला अध्याय खत्म कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी किसी के पास कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हुँ। रसेल महोदय का कहना था कि आरंभ में ब्रह्मांड में एक सूर्य था, ठीक है? सूर्य के साथ एक साथी तारा भी था और एक विशाल तारा था, ठीक है? तो रसेल महोदय ने कहा था कि सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य के साथ 2 अन्य तारों से हुई है। 2 तारों से सौरमंडल की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, जिन विद्वानों ने भी दिए थे, उन्हें हम दो तारक परिकल्पना या द्वैतारक परिकल्पना के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि सूर्य के चारों तरफ एक तारा चक्कर लगा रहा था, जो सूर्य का साथी तारा था, ठीक है? लगातार चक्कर लगा रहा था और कहते हैं कि साथी तारे के करीब, निकट, कहीं से घूमता हुआ ब्रह्मांड में एक बहुत ही बड़ा तारा आ गया जो कि सूर्य और साथी तारे से आकार में काफ़ी बड़ा था। कहते हैं जो बड़ा खगोल पिंड होता है, उसकी आकर्षण शक्ति ज़्यादा होती है। तो कहते हैं कि विशाल तारे का आकर्षण शक्ति साथी तारे से अधिक था। परिणाम स्वरूप
वह कौन? विशाल तारा साथी तारे के को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। अब साथी तारा पूरा तो इसकी ओर नहीं गया, लेकिन साथी तारे का कुछ हिस्सा अलग होकर इसके तरफ आकर्षित होने लगा। ठीक है। अब ये इस एंगल में चक्कर लगा रहा था, तो ये पदार्थ जो थे वो बिल्कुल किस एंगल में चक्कर लगाने लगे? इस एंगल में। ठीक है। साथी तारे से जो पदार्थ अलग हुए वो और ढेर सारे टुकड़ों में विभाजित हो गए और वो फिर गोलाकार स्वरूप ग्रहण कर ग्रह बन गए। ग्रह बनने के बाद ये विशाल तारे का चक्कर नहीं लगाए और ना ही इसका चक्कर लगाए, बल्कि ये सूर्य का चक्कर लगाने लगे। तो ये कहना था रसेल महोदय का, और इन्होंने फिर अपने सिद्धांत को बताया इस तरीके से। और साथ ही फिर ये साथी तारा अचानक से कहाँ चला गया इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया था, और इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। हालांकि वर्तमान में ये परिकल्पना अब गलत साबित हो गई है। तो बस डायग्राम यही था और कुछ नहीं है। और किसी के पास कोई सवाल? ओके। बाकी सब सयाने हो गए हैं। एक बार अपना अटेंडेंस सब दीजिएगा मुझे, उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। ये कौन है? 94 92 74, नाम बताइए। नाम बताइए अपना। 94 92 74, जो भी है अपना नाम लिखिएगा। प्रोफाइल में आप नंबर डाले हैं, ये सही नहीं है। राधिका बाई। प्रियांशु। दिव्या कुजूर। मनीषा भगत। मनीषा भगत। नवीना यादव। अनुराधा गौरव। नैना तिर्की। परमिला सिंह। रेशमा। आशा यादव। ओके। चलिए ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं। कोशिश करते हैं 3 बजे ही। अलग से समय ना बताऊं तो आप 3 बजे ही मान लीजिएगा क्लास होंगी। तो चलिए फिर, अपना ख्याल रखिएगा सभी। कल मिलते हैं हम। वेलकम।